हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर सीरीज में दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं गुड गवर्नेंस का। इसके पहले हमने आपको बताया था पहले क्लास में डिफरेंट फैसेट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के विभिन्न आयाम। आज हम लोग का टॉपिक होगा सुशासन या श्रेष्ठ विशासन। ये यूपीएससी के सिलेबस में है, ये बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर इसे समझते हैं और इसका आंसर में अगर इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें भी अच्छे अंक आने का चांसेस बन जाता है। तो गुड गवर्नेंस आप देखते हो कि विश्व में कुछ एक महत्वपूर्ण या कह सकते लैंडमार्क है, उनका सभी व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे आप कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोक कल्याणकारी राज्य का विकास हुआ या आरंभ हुआ, तो जहाँ कोई होता था हम लोक कल्याणकारी राज्य का इस्तेमाल करते थे। उसी प्रकार 90 के दशक में जो गुड गवर्नेंस आया तो ये भी लोक कल्याणकारी राज्य जैसे एक फिनोमेना को डेवलप किया, और आज गुड गवर्नेंस एक कह सकते हो एक बहुत बड़ा अध्याय बन चुका है। और गुड गवर्नेंस के संदर्भ में आज सभी चीज की व्याख्या होना शुरू हो गया है, जैसे गुड गवर्नेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, गुड गवर्नेंस एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब जहाँ चाहो गुड गवर्नेंस की बात कर सकते हो और उसका वर्कआउट कर सकते हो। यूपीएससी में इस टॉपिक पर लगातार क्वेश्चन आया, 2016 में भी आया, 2019 में भी क्वेश्चन आया। तो इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है अक्सर। जैसे देखो क्वेश्चन आया था 2019 में, with the entry of concept of good governance, the discipline of public administration shed its statist character। कहता है कि लोक प्रशासन में के अनुशासन में लोक प्रशासन विषय में गुड गवर्नेंस अवधारणा के प्रवेश से जो राज्य का जो था या लोक प्रशासन का जो राजकीय स्वरूप था वह खत्म हो गया, कमजोर पड़ गया, छिन्न हो गया। ये क्वेश्चन पूछा आया गुड गवर्नेंस का। तो उसी प्रकार 2016 में भी क्वेश्चन पूछा है कि गुड गवर्नेंस जो है वह वर्चुअली किस चीज से संबंधित है। वह लोक प्रशासन में समझ रहे हैं मानव अधिकार, विधि के शासन, लोकतंत्र के सशक्तिकरण, फिर कह सकते हो प्रशासन में पारदर्शिता, क्षमता निर्माण इत्यादि से संबंधित है। इस कथन के आलोक में जो गुड गवर्नेंस के संदर्भ में यूनाइटेड नेशन ने और नायफ ऑल रडन ने जो विचार दिया था उसका आलोचनात्मक परीक्षण करने का क्वेश्चन आया था 2016 में। तो इस प्रकार गुड गवर्नेंस पे आप देखते हो लगातार क्वेश्चन आया। क्वेश्चन और आया था कि देखिए 2014 क्वेश्चन है कि गवर्नेंस थ्योरी एंड द नोशन ऑफ गवर्नेबिलिटी हैव मेनी पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस but they run on parallel lines in comment। क्वेश्चन कर रहा है कि अभिशासन के सिद्धांत और अभिशासन का जो अवधारणा है अभिशासन अवधारणा दोनों एक ही ऐसा लगता है, दोनों में काफी समानता है, लेकिन दोनों अलग अलग पैरेलल चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आया था कि नॉट merely governance but good governance is the key factor in achieving UN Millennium Goal 2000 में जो यूनाइटेड नेशन ने एक विकास लक्ष्य प्राप्त किया था, उस विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिशासन नहीं बल्कि श्रेष्ठ अभिशासन चाहिए या आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन आप देखते हो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक गुड गवर्नेंस पर क्वेश्चन आते रहा है लगातार। मैं आपको बता दूं गुड गवर्नेंस अवधारणा के रूप में भले 1992 में आया हो, लेकिन व्यवहार में तो बड़ी पुराना। अगर आप देखो हमारी व्यवस्था में आज से हजार वर्ष पहले बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात था। समझ रहे, हम अपने घर में शुभ लाभ लिखते थे, समझ रहे। फिर हम लोग ओम का जो प्रतीक लगाते हैं, मुस्लिम भाई लोग बिस्मिल्लाह कहते हैं या फिर 786 कुछ लिखते हैं, ईसाई बंधु लोग क्रॉस चिन्ह लगाते हैं, सिख भाई बंधु अपने तौर तरीका से गुरुवाणी या गुरु ग्रंथ का कुछ प्रतीक इस्तेमाल करते हैं। ये सब पहले से किसी न किसी रूप में गुड गवर्नेंस इस्तेमाल होता रहा है। जैसे आप कह सकते हो कि मौर्य काल में अशोक का धर्म नीति, और मुगल काल में कह सकते हो अकबर का सुलह धार्मिक सुलह कुल नीति, फिर आप कह सकते हो सल्तनत काल में कह सकते हो
फिर अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति, फिर कह सकते हो आप फिरोज शाह तुगलक का सिंचाई नीति, या फिर आप कह सकते हो और ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में प्रस्ताव। ये सब गुड गवर्नेंस के कुछ उदाहरण हैं जो पहले भी रहे हैं और अभी भी यदा कदा देखने को मिलते हैं। लेकिन अवधारणा के रूप में गुड गवर्नेंस कब आया? तो अवधारणा के रूप में गुड गवर्नेंस 1992 में आया। विश्व बैंक ने अपने रिपोर्ट में समझ रहे जो कहता है अफ्रीकन कंट्री में सहारा के विकास, मतलब कह सकते हो कि सब सहारन जो अफ्रीकन कंट्री है उनके संदर्भ में विश्व बैंक ने अवधारणा प्रतिपादित किया था। विकासशील संदेश के संदर्भ में विश्व बैंक को लगता है कि विकासशील देशों का शासन जैसा होना चाहिए वह नहीं है, इसलिए उन्हें शासन में सप्लीमेंट करने के लिए गुड गवर्नेंस की अवधारणा विश्व बैंक ने उन्हें प्रतिपादित करके दिया है। तो गुड गवर्नेंस इज बेसिकली कंसेप्ट गिवन बाय वर्ल्ड बैंक फॉर डेवलपिंग कंट्री टू सप्लीमेंट देयर गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस उनको लगता है कि विकासशील देशों में, नव स्वतंत्र देशों में, एशियाई अफ्रीकी देशों में जो समस्या है निर्धनता का, बेरोजगारी का, आय और क्षेत्रीय विषमता का, आतंकवाद का, विघटनकारी प्रवृत्ति का, राजकोषीय बदहाली का, सबका जड़ है गवर्नेंस में कमी। जितना शासन होना चाहिए उतना शासन है नहीं, जितना शासन की जरूरत है उतना शासन नहीं है। तो इसी संदर्भ में उसने गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट दिया। शासन को भी आप कई वर्गों में दो वर्गों में बांट सकते हो, गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस। बैड गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? मतलब जो शासन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, बल्कि वह विघटनकारी प्रवृत्तियों को बल दे रहा है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं बैड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस किसको कहेंगे? जो सकारात्मक शक्तियों को, रचनात्मक प्रवृत्तियों को समाज के निर्माण में सहयोगी हो, उस सभी शासन को हम क्या कहेंगे? गुड गवर्नेंस कहेंगे। हमारे गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट ये शब्द भी जनरली इस्तेमाल होता है। गवर्नेंस बड़ा है या गवर्नमेंट बड़ा है? तो निश्चित रूप से गवर्नेंस बड़ा है। इन जनरल माना जाता है कि जो गवर्नेंस काम करता है गवर्नमेंट होता है, लेकिन गवर्नेंस बड़ा है क्योंकि गवर्नेंस में केवल सरकार ही नहीं सम्मिलित होती है, बल्कि और दूसरे घटक को भी स्वयं शामिल कर सकते हैं। कारपोरेट क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं, निजी क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं, तभी शासन बड़ा हो जाता है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर होता है अभी शासन और सुशासन में क्या फर्क हुआ? तो शासन तो आपका शासन का मतलब सत्ता का प्रयोग करना, प्रभुत्व स्थापित करना। समझ रहे हैं? तो शासन का वर्तमान संदर्भ में जो चर्चा होता है उसी को हम अभी शासन कह सकते हैं। यानी वर्तमान में नीतीश सरकार को, मोदी सरकार को हम अभी शासन के श्रेणी में रख सकते हैं। वही मुगल प्रशासन और मौर्य शासन को हम शासन कहेंगे, अभी शासन नहीं कहेंगे। अब इसी में श्रेष्ठ लग गया तो सुशासन हो गया, श्रेष्ठ अभिशासन हो गया, बढ़िया अभिशासन हुआ। जो किसने दिया है? विश्व बैंक ने दिया। किसके लिए दिया है? तृतीय विश्व के देशों के लिए दिया है। कारण क्या बतलाया है? कारण बतलाया है कि विकासशील देशों में बहुत सारी समस्याएं, और इन समस्याओं का मुख्य वजह क्या है? इन समस्या को मुख्य वजह है शासन की समस्या, अभिशासन की कमी। जितना शासन होना चाहिए उतना शासन नहीं है, इसलिए उन्होंने विश्व बैंक ने सुशासन अवधारणा एक प्रतिपादित किया, और उसने सुशासन संदर्भ में 7 पॉइंट बतलाए। क्या क्या पॉइंट उसने बतलाए थे सुशासन में? सबसे पहला पॉइंट उसने बतलाया था कि राजनीतिक वैधता होनी चाहिए। राजनीतिक वैधता का मतलब हुआ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का मतलब हुआ कि जो लोग सत्ता में काबिल हो वह नियमित चुनाव से सत्ता काबिज करे, सत्ता में हासिल हो, यानी नियमित चुनाव हो राजनीतिक वैधता के लिए। दूसरा उसने विश्व बैंक ने क्या पॉइंट आउट किया था? दूसरा कहा था कि शासन में सभी वर्ग, धर्म, जाति इत्यादि का भागीदारी हो, बैलेंस और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस सिस्टम हो। तीसरा क्या बोला था? विधि की शासन हो और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो। चौथा क्या बोला था? कि सूचना की स्वतंत्रता हो और अभिव्यक्ति का अधिकार हो। पांचवा क्या बोला था? राजनीतिक जवाबदेहिता हो। छठा क्या बोला था? प्रशासनिक सुधार व संवेदनशीलता हो, प्रशासन सजग हो, संवेदनशील हो, सुधाररत हो। और सातवां क्या बोला था? कि शासन में, अभिशासन में सब समाज की भागीदारी हो। तो 7 पॉइंट विश्व बैंक ने बतलाया था विश्व विकासशील देशों के लिए।
उन्हें कहा था कि अब अगर आप शासन में जब तक इन चीजों को शामिल नहीं करते हो, नियमित रूप से चुनाव, जैसे बिहार में देख लो, एक लंबे अरसे तक पंचायती राज का चुनाव लटका हुआ था, है कि नहीं? तो कहाँ से गुड गवर्नेंस आएगा? समझ रहे हैं? ये तो निश्चित रूप से बात है। जो शासन है उसमें सभी का भागीदारी नहीं है, महिलाओं का भागीदारी नहीं था। पंचायती राज में पहली बार महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया, है कि नहीं? तो आधी आबादी को आप व्यवस्था में भागीदारी दिया ही नहीं, तो एक बहुत बड़ी विडम्बना हुई कि नहीं हुई? तो ये सब कुछ कमी थी जिसको वर्कआउट, तो विश्व बैंक का कंसेप्ट जो था 1992 में विकासशील देशों के लिए लाया। बाद में विश्व बैंक को देखा देखी और भी विश्व के दूसरे संस्थाएं जो विश्व स्तरीय थी वो भी उसमें कूद पड़े और उन्होंने भी गुड गवर्नेंस के संदर्भ में अपने तरीका से जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे आप ले लो मोटा मोटी जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, इसने भी गुड गवर्नेंस को जोड़ दिया डेवलपमेंट एड से और कहा कि जब तक आप डेवलपमेंट, जब अगर आपको सहायता चाहिए तो आपको गुड गवर्नेंस सुनिश्चित करना चाहिए। और उसने गुड गवर्नेंस के 4 कंपोनेंट बताया। पहला तो राज्य सरकार की वैधानिकता होनी चाहिए, यानी चुनाव होनी चाहिए। फिर राजनीतिक और शासकीय व्यवस्था में जवाबदेहिता होनी चाहिए। तीसरा क्या बताया था कि सरकार, समझ रहे ना, नीति बनाने में और लोगों को सेवा देने में क्या सक्षम हो, मतलब बेहतर महसूस करे। और चौथा क्या हो, चौथा हो कि मानव अधिकार और विधि के शासन के प्रति क्या हो, सम्मान हो। तो 4 पॉइंट किसने बताया था? OECD ने दिया था। उसी प्रकार UNDP ने भी, विश्व बैंक मतलब ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने भी गुड गवर्नेंस कंसेप्ट जोड़ दिया और इसने कहा कि गुड गवर्नेंस में सहभागिता, वैधानिकता, जवाबदेहिता, खुलापन व पारदर्शिता और सक्षमता, इतने पॉइंट होना चाहिए। यानी किसी भी देश के शासन में सबसे पहला क्या होना चाहिए? नियमित चुनाव होना चाहिए, शासन का में सभी का भागीदारी होना चाहिए, जवाबदेहिता के तत्व होने चाहिए, खुलापन और पारदर्शिता होनी चाहिए और नीति बनाने और उसे लागू करने में सक्षमता होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप देखते हो कि विश्व बैंक सहित बहुत सारे लोग जो है गुड गवर्नेंस में क्या हुए हैं, कूद पड़े हैं। और फिर आप देखते हो उसी संदर्भ में, मतलब गुड गवर्नेंस के संदर्भ में यूनाइटेड नेशन ने 8 पॉइंट बतलाए थे। वो 8 पॉइंट क्या है? पहला है मतलब कॉन्सेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, दूसरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, तीसरा विधि का शासन होना चाहिए, चौथा दक्षता प्रभावकारिता होना चाहिए, पांचवा जवाबदेह होना चाहिए, छठा पारदर्शिता होना चाहिए, फिर संवेदनशीलता होनी चाहिए, फिर समता और समावेशन होना चाहिए। तो विश्व बैंक ने, यूनाइटेड नेशन ने इसको वर्कआउट किया, समझ, गुड गवर्नेंस के संदर्भ में। इसी संदर्भ में आप देखते हो एक और शख्स नायफ अल रॉडन, जिस पर 2016 में UPSC ने क्वेश्चन ही पूछा, तो उन्होंने भी गुड गवर्नेंस के कुछ पॉइंट बतलाए। जैसे उन्होंने सबसे पहले बतलाया गुड गवर्नेंस में सहभागिता, समानता और समावेशन होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, सत्ता का पृथक्करण होना चाहिए, शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, फिर मीडिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, जवाबदेह भी होना चाहिए, प्लस राजनीतिक सरकार में वैधानिकता होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और राजनीति में जो धन का प्रयोग है, जो दुष्प्रभाव करते हैं, उसे सीमित करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो ये सब कुछ बातें ऑल रडन ने भी, नायफ ऑल रडन ने भी दिया। इस प्रकार गुड गवर्नेंस के संदर्भ में बहुत सारे विचारकों ने पॉइंट आउट किया है कि डेवलप कंसेप्ट एक्चुअली डेवलप हुआ था डेवलपिंग कंट्री के लिए, लेकिन यह डेवलपिंग सब पे लागू होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। बाद में गुड गवर्नेंस को चूंकि बहुत बड़ा उदाहरण है, उसको 3 वर्गों में बांटकर इन लोगों ने भी डिस्कस किया। गुड गवर्नेंस इन पॉलिटिकल सिस्टम, गुड गवर्नेंस इन इकोनॉमिक सेटअप एंड गुड गवर्नेंस इन पब्लिक लाइफ। तो गुड गवर्नेंस इन पॉलिटिकल सिस्टम में हो गया जैसे विधि का शासन, संतुलित और प्रतिनिधित्वपूर्ण शासन, आर्थिक में हो गया सतत विकास, समावेशी विकास वगैरह, लोक अभिशासन में हो गया मौलिक अधिकार, फिर कह सकते हो मानव अधिकार, अधिकार सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ये सब हो गया। तो इस प्रकार आप देखते हो कि गुड गवर्नेंस का बहुत लंबा चौड़ा आयाम है। गुड गवर्नेंस कहते हैं किसे? गुड का मतलब क्या होता है? गुड मतलब अच्छा
और अच्छा का एक अर्थ तो होता नहीं है। अच्छा का अर्थ समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है। तो लेकिन बड़ी मतलब जो जो जरूरत हो वैसा हो, मतलब कह सकते हो कि वह शासन जो मतलब अपेक्षा के अनुरूप हो, वह शासन जो मानव अधिकार को बल ताकत प्रदान करे, वह जो विधि के शासन को ताकत दे, वह लोकतंत्र को मजबूत करे, वह प्रशासन में पारदर्शिता लाए, सरकार की सक्षमता और संवेदनशीलता बढ़ाए, तो वैसे शासन को हम क्या बोलेंगे, सुशासन कहेंगे। और जो सुशासन अगर आ गया तो सुशासन का शासन सरकार समाज पर प्रभाव बहुत व्यापक होगा। इसी संदर्भ में जो 2010 में जो यूपीएससी का क्वेश्चन आया है, उसको आप बहुत बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हो। उसने जो क्वेश्चन पूछा था, जो आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के बतलाता हूँ। यह क्वेश्चन था ये जो था कि गुड गवर्नेंस जो है, जो आपको मैं बताया था कि नॉट मेरली गवर्नेंस बट गुड गवर्नेंस इज की फैक्टर इन अचीविंग यूएन मिलियन गोल। तो यूएन मिलियन गोल क्या था डेवलपमेंट का, उन्होंने 8 गोल निर्धारित किया है। सबसे पहला निर्धनता और भूखमरी को दूर करना, फिर सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्ति करना, फिर लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण करना, और फिर शिशु मृत्यु दर को कम करना, फिर मातृत्व स्वास्थ्य को सुधारना, फिर HIV, एड्स, मलेरिया जैसे बीमारियों को रोकथाम करना, फिर पर्यावरण मतलब सतत धारणीय पर्यावरण सुनिश्चित करना, फिर वैश्विक स्तर पर विकास के लिए गठजोड़ बनाना, पार्टनरशिप डेवलप करना। तो ये जो विश्व यूनाइटेड नेशन ने 8 लक्ष्य निर्धारित किए विकास के, वो कैसे प्राप्त होगा, इन गुड गवर्नेंस की वजह से। यदि सरकार संवेदनशील हो, सरकार पारदर्शी हो, सरकार जवाबदेह हो, सरकार सक्षम हो, सरकार विधि के शासन को ताकत देती हो, सरकार में सभी का सहभागिता हो, आम सहमति के आधार पर नीतियां बनती और लागू होती हो, समता और समावेशन को जगह दिया जाता हो, तो निश्चित रूप से निर्धनता दूर हो सकता है, भूखमरी दूर हो सकता है, समय प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, मृत्यु शिशु दर को कम किया जा सकता है, मातृत्व स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है, बीमारियों से निपटा जा सकता है, पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है, वैश्विक स्तर पर पार्टनरशिप किया जा सकता है, अगर गवर्नेंस बेहतर है तो। क्लियर? तो आप देखते हो कि गुड गवर्नेंस का प्रभाव तो ऐसा रहा कि लगभग सब देशों ने गुड गवर्नेंस को वन वे और अदर वे तरजीह देना शुरू कर दिया। उस समय कांग्रेस की सरकारें थी, और फिर कांग्रेस के सरकार में जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थे, सब में गुड गवर्नेंस लागू करने का निर्देश दिया गया पार्टी कमान द्वारा। महाराष्ट्र की सरकार को, निर्वाचित सरकार को, केवल गुड गवर्नेंस न होने के कारण हटा दिया गया। फिर उसके बाद आप देखते हो कि फिर बिहार में गुड गवर्नेंस के आधार पर ही चुनाव लड़ा गया, और आज तक गुड गवर्नेंस के नाम पर ही वहाँ मतदान हो रहा है। तो इस प्रकार भारत और केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम लोग 74वां संविधान संशोधन किया, ई शासन लागू किया, समझ रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में व्यापक परिवर्तन किया, और इस योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग, ये सब गुड गवर्नेंस के संदर्भ में, और सिटीजन चार्टर बनाया, लोकपाल लाए। ये सब गुड गवर्नेंस के दिशा में हम आगे बढ़े हैं। क्लियर है? और आप देख रहे हो कि वर्चुअली गुड गवर्नेंस जो है, क्या कह सकते हो, मतलब सैद्धांतिक रूप से सब लोग इसको स्वीकार कर चुके हैं, और सभी अपने शासन में इन्हें जगह देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। बिहार में न्याय के साथ विकास की बात की जाती है, केंद्र स्तर पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की जाती है, मिनिमम गवर्नमेंट विथ मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की जाती है। तो आज वर्तमान में हम उसी को केंद्र बिंदु पर रखे हुए हैं, और फिर विकास जो आत्मनिर्भर भारत है, न्यू इंडिया फॉर्मेशन है, उसी को बिहार को विकसित राज्य के साथ संकल्प आपने पढ़ा होगा। तो नए मतलब गुड गवर्नेंस के परिपाटी पर ही लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।
लेकिन अगर हम देखें तो बहुत अच्छा तस्वीर नहीं समझ में आता है, केवल भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए, क्योंकि गुड गवर्नेंस का उपेक्षा है, अप टू मार्क नहीं है, इसका प्रमाण कोई किताबों में देखने से बजाय जो वस्तु स्थिति आप उदाहरण पे देख रूप में व्यवहार में देखते यही काफी है। पिछले दिनों आपने देखा अमेरिका में किस प्रकार एक श्वेत को पुलिस द्वारा निरसंस तरीका से मार देने से पूरा अव्यवस्था फैल गई। फिर आप चाइना में देख लो या फिर अभी लॉकडाउन में भी भारत में देख लो, खबर किस तरह से बड़े पैमाने पर मानव त्रासदी उत्पन्न हुआ, बड़े लोग घर पैदल जाने लगे और बहुत तरह की पड़तालना या मानसिक यातना झेलने लगे। तो इस प्रकार दर्शाता है क्या भारत में या विश्व में गुड गवर्नेंस रियली आ चुका है। तो मैं आपको विश्व बैंक ने जो गुड गवर्नेंस कंसेप्ट दिया हुआ उसका मेंटल कंस्ट्रक्ट है और उसकी मानसिक रचना है, उसने पॉइंट आउट किया है कि इन दिशा में आपको वर्कआउट करना चाहिए और गुड गवर्नेंस सुनिश्चित करना चाहिए। जहाँ तक एक्चुअल स्थिति है, गुड गवर्नेंस में हम बहुत किए हैं और बहुत कुछ किया जाना है। कई दफा लड़के बीपीएससी इंटरव्यू में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या बिहार में गुड गवर्नेंस है? जी, बिहार में तो चुनाव गुड गवर्नेंस के नाम पर होता है, यहाँ की सरकार गुड गवर्नेंस की सरकार है, तो क्या रियल में बिहार सरकार में गुड गवर्नेंस है? तो ज्यादातर स्टूडेंट को बोलना ही पड़ता है, हाँ सर गुड गवर्नेंस है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। तो ये ज्यादा अच्छा इसका आंसर होगा कि बहुत कुछ किया जा चुका है और बहुत कुछ किया जाना शेष है। अभी भी बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम पूरी तरह कमजोर है। प्रौद्योगिकी के मामलों में, सूचना प्रौद्योगिकी को ले लो, रोजगार के मामले में ले लो, आत्मनिर्भरता के मामले में ले लो, निर्धनता बेरोजगारी देखो, उस हिसाब से लगता है कि हम लोग में अभी भी कह सकते हो कि मतलब समाज में व्यापक प्रशासन द्वारा परिवर्तन की अपेक्षा है और प्रशासन में व्यापक सुधार की अपेक्षा है। और इस संदर्भ में गुड गवर्नेंस की संभावना अभी पूरी तरह बनी हुई है और इसे केवल सैद्धांतिक रूप में ना होकर व्यवहारिक रूप में अंजाम देने का प्रयास होना चाहिए। सर आमतौर पर जब हम गुड गवर्नेंस में देखते हैं कि वस्तु स्थिति, तो क्या देखते हैं कि गुड गवर्नेंस में लोग मतलब आप देख लो जिसमें 4 इसके घटक है, तो चारों घटक में कहीं ना कहीं कमी नजर आता है। पहला घटक स्टेक होल्डर्स राजनीतिक व्यवस्था जिनको गुड गवर्नेंस बनाना है, दूसरा प्रशासनिक व्यवस्था जिनको गुड गवर्नेंस सुनिश्चित करना है, तीसरा जनता जो गुड गवर्नेंस का क्या है कह सकते हो लाभार्थी हो, और चौथा हित समूह ले लो, सब समाज ले लो। चारों पार्ट में देखो तो अभी देखोगे कुछ कमी है, सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है, प्रशासन में दक्षता और व्यावसायिकता का अभाव है, फिर कैसे जनता में अशिक्षा और निरक्षरता है, अज्ञानता है, फिर दलगत और संकीर्ण राजनीति में संलिप्तता है, और सब समाज भी कुछ इस तरह का नहीं है जो इसमें कुछ सक्रिय और बेहतर भूमिका निभा सके। तो मोटा मोटी क्या नजर आता है, मोटा मोटी स्थिति अभी भी बहुत मतलब मिश्रित नजर आता है। सिद्धांतों में गुड गवर्नेंस है, व्यवहार में भी आधा अधूरा है, लेकिन अभी पूरा रूप आना शेष है। अभी आपने बिहार में ही देखा, में अभी देखे पलायन की गए मजदूरों को जो दिक्कत हो रही थी, रहने की समस्या, क्वारंटाइन की समस्या, उन्हें घर भेजने की समस्या, उसमें तो साफ सुथरे शब्दों में लगा कि नहीं अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि गुड गवर्नेंस अभी आधा हकीकत आधा फसाना है, मतलब कुछ हद तक आया है और अभी आना शेष है। और ये डिपेंड करता है किस पर, राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है जनता पर, ये निर्भर करता है प्रशासन प्रौद्योगिकी पर, और ये निर्भर करता है सब समाज और जो वाचडॉग की भूमिका निभाते हैं मीडिया पर। अगर सब लोग चाहेंगे तभी गुड गवर्नेंस आ पाएगा। केवल सरकार के भरोसे गुड गवर्नेंस नहीं आ सकता, आपको वॉचफुल रहना होगा, आपको कंसर्न रहना पड़ेगा, आपको हमेशा इन्फ्लुएंस करते रहना होगा ताकि गुड गवर्नेंस आ सके। समझ रहे, जैसा आप देख रहे हो कि जैसे भारत हम लोग अगर देखें 1992 ले लो जब गुड गवर्नेंस है, बिहार को ही ले लेते हैं कि बिहार में गुड गवर्नेंस क्या स्थिति है। निश्चित रूप से बहुत हद तक बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार होना शेष है। उसी तरह का नतीजा भारत के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, बहुत हद तक अचीव किया है
और बहुत हद तक अभी इसमें होना शेष है। निर्भर करता है राजनीतिक नेतृत्व पर, वह कितना सबल है, कितना सक्षम है, उसका क्या दृष्टिकोण है, वह किस रूप में भारत को देख रहा है, और फिर वह कैसे अपने उद्देश्य को अधिकारी तंत्र और व्यवस्था के माध्यम से सुनिश्चित करेगा। उसी पर गुड गवर्नेंस का फ्यूचर आगे निर्भर करेगा। तो इस प्रकार एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। कानून व्यवस्था में आप चाहो तो ग्रामीण स्थानीय शासन में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, कल्याण प्रशासन में, समग्र नियोजन और विकास में, हर जगह गुड गवर्नेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। यह एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के रूप में जो शासन को और गुणवत्तापूर्ण बनाता है, शासन को और प्रभावपूर्ण बनाता है, सब प्रशासन को और संवेदनशील और पारदर्शी बनाता है। तो आप इस पर वर्कआउट करो, इस पर आप लेख लिखना। अगर कोई 2019 में जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करो लिखने का, कि गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट इतना बड़ा है कि इसमें केवल सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठन, सब समाज वगैरह सबके सब सम्मिलित होते हैं। तो इस परिस्थिति में जो लोक प्रशासन का जो पारंपरिक स्वरूप राजकीय है, गुड गवर्नेंस की वजह से क्या हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है। और आज लोक प्रशासन, लोक अभिशासन के दायरे में प्राइवेट सेक्टर, सोशल सेक्टर, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर सब काम कर रहे हैं। तो यह बदलाव है हमारे, और बदलाव है कि गुड गवर्नेंस से ही हम जो यूनाइटेड नेशंस का जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस के माध्यम से ही हम जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना सुनिश्चित कर सकते हैं, न्यू इंडिया का कंसेप्ट रियलाइज कर सकते हैं। तो यही आज का रहा वर्कआउट। सो वर्कआउट कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो फोन करिएगा, कोई दिक्कत। लेकिन 2019 का या जो 2016 को सुना है उसको लिखिए और मेरे को पोस्ट कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।